नमस्कार। स्वागत, वेलकम। चाय नगरी पालमपुर, वीरभूमि हिमाचल प्रदेश से मैं ज्ञान सिंह पालमपुरिया, आवाज़ हिमाचल से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद ज्ञान जी। सर, आप हमें तीसरी बार मिलने का हमें आपसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे बुला रहे हैं बार बार। तो आपका ये बड़प्पन है। जी जी। सरुण कुमार जी, जैसे कि आप लोगों को विदित होगा, मेरे चैनल के माध्यम से आपने घोषणा करी थी जी जी कि मैं हिमाचल में वाइस प्रेसिडेंट जी, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जी। और आप आम आदमी पार्टी का आज का हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो मंत्रीगण आते हैं बड़े बड़े भाषणों में, बड़े बड़े जो हिस्सा लेते हैं प्रोग्रामों में, जी जी जी, तो उनके पीछे एक काफिला चला होता है। इसके बारे में आप थोड़ी लोगों को प्रतिक्रिया बताएं कि वो क्या हजूम लेकर चलते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको ये बोल दूं कि अगर मैं किसी क्षेत्र का मंत्री हूँ या एमएलए हूँ और अगर मेरे पीछे कोई अफसरों की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं तो उसमें दो ही बातें निकल के आती हैं कि अगर वो अफसर उसके पीछे दौड़ रहा है तो या तो वहाँ पर चाटुकारिता है या मुझ जैसा कोई तुच्छ व्यक्ति जो कि एमएलए बन गया है वो उनको यानी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उनको पीछे जो अपने पीछे बुला रहा है। प्रायः ये देखा जाता है। प्रायः देखा जाता है। अब देखिए, मान लो कि मैं कल से आगे अगर एमएलए बन जाता हूँ, अभी बना नहीं हूँ, मैं सिर्फ सपोज कर रहा हूँ, आने वाले समय में आप होंगे। तो अब देखिए, मैं तो आया हूँ, मैं तो 4-5 साल के लिए आया हूँ, लेकिन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो अफसर होता है, आईएएस चाहे एचएएस हो, ऑफिसर हो या जिस मर्जी, यानी इस इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कितने साल तक मेहनत की होगी, पता नहीं कितनी रात नहीं सोए, उसके बाद उन्होंने रिटन टेस्ट दिए हैं, कितने टेस्ट, कितने इंटरव्यू दिए, उसके बाद वो वहाँ पर पहुँचे। अब मैं एक बोलूँ तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वो रियल में जनता की पब्लिक है और हम जैसे व्यक्ति सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए वहाँ होते हैं। अगर हमने देशभक्ति की और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति प्यार है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपने बीच में सुना होगा कि कई बार जो है वो टिकट के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। यानी हमने टिकट लेना किसी भी पार्टी को, हम जाके वहाँ पर चंदा देते हैं, ठीक है, और वो चंदा किसी गिनती में नहीं आता। अब वहाँ से जब हमें पैसे देकर टिकट मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ आकर के कुछ और पैसे खर्च करके लोगों को लुभावने का जो है वो काम करते हैं। कहीं पैसे बांट रहे हैं, कहीं किसी को कुछ भी, यानी हम जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक बात बताइए मुझे ज्ञान जी, अगर मैंने चंदा लेकर के वो टिकट ली, यहाँ आके मैंने गलत तरीके से यानी उस इलेक्शन को जीतने के लिए और पैसा खर्च कर दिया, तो जब मैं सत्ता में आऊँगा तो क्या मैं सबसे पहले अपने पैसे नहीं पूरे करूंगा? ये देखने में आता है कि जो मंत्री बनते हैं वो काफी सारा घपला करते हैं। जिसमें देश सेवा की भावना होगी उसे ना तो दान दे के पैसा खर्च करके टिकट लेने की आवश्यकता है, ना ही उसे अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लुभाने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। ये बात लोगों को भी समझ लीजिए, जनता को भी समझना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी। आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या आपके पास नीति है जो कम से कम घपलाबाजी, जो आप कह रहे हैं कि देखिए, आम आदमी पार्टी, एक तो आम आदमी पार्टी जो है वो टिकटों की खरीद फरोख्त नहीं करती। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो है पढ़े लिखों के लोगों को चुनती है, लेकिन उन लोगों को चुनती है जिनका यानी समाज में कुछ न कुछ योगदान है। हाँ, हो सकता है कि कई बार हमारे पास ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी जान पहचान नहीं होती, जनता नहीं जानती, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर बड़े हेल्पफुल होते हैं, वो लोगों को अच्छी, क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर अपना परिवार ही रख लूँ तो परिवार में बेशक मैं पिता हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपने पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं करा सकता, क्योंकि एक की खुशी रखेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरी खुशी का ध्यान रखेंगे तो तीसरा नाराज हो जाएगा, ये चलता है, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं करती और ना ही ऐसे कैंडिडेट ढूंढती है कि जो अपने टिकट के लिए यानी पैसे खर्च करें, इलेक्शन जीतने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। और आम आदमी पार्टी की मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, देखिए, जैसे आपने देखा ही है राजनीति में कि
कोई एक पार्टी से निकल रहा है, वो दूसरी पार्टी में जाके वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरी से निकल वो तीसरी में चल रहा है। तो ये यहाँ पर ये चलने वाला नहीं हो, मैं इसका विरोध करता हूँ। अब मान लो किसी करप्ट पार्टी से कोई लीडर आकर के हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करता है, और हमारी पार्टी देखिए कितनी साफ सुथरी है। हमारी पार्टी ये है कि ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती। अगर हम उन व्यक्तियों को मौका देते हैं तो हमें और उनमें फर्क क्या रहा? जनता तो फिर ठगी की ठगी रही ना। इसलिए केजरीवाल जी सिर्फ स्वच्छ चरित्र के व्यक्तियों को ही टिकट देंगे, और स्वच्छ व्यक्तियों का चरित्र और जिनका यानी अच्छे तरीके का जनता के साथ तालमेल, जो जनता की समस्याओं को समझने वाले होंगे, उनके पास वहाँ के क्षेत्र में जो रिसोर्सेज उनको यूज करने की जिनकी सोच होगी, और यहाँ के लिए सिस्टम के लिए किस तरह से प्रोग्रेस करेगा हमारा हिमाचल, किस तरह से, ऐसे लोगों को चुन चुन के लाएंगे विधानसभा इलेक्शन में। जिन लोगों ने अभी 18 साल की एज क्रॉस की है, जी जी, उनका जो प्रथम मतदान होगा जी, वो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि देखिए, शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा का सही अर्थों में मतलब ये है कि आपकी तर्क शक्ति जो है उसका विकास हो। आपके सामने जो भी विषय रखे जाएं उसके ऊपर आप गहरी सोच कर रखें, उसको छाने, उसके बाद उसको डिस्कस करें, किसी ऐसे डिस्कस करें दूसरों से जो आपसे बड़े हैं या जो उस क्षेत्र में विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे डिस्कस करें ताकि एक सही नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ते हैं तब क्या होता है, जब एडमिशन लेते हैं तो हमारे माँ बाप नहीं पूछते हमें कि बेटा आपने बड़ा होकर क्या बनना है। जब हम अपने जीवन के उस पद के लिए हम दूसरों से पूछते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें उस व्यक्ति को चुनना होगा जो कि हमारे लिए, अगर एजुकेशन है तो उसको हमने कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना उसके बारे में बता सके। एजुकेशन का मतलब ये है कि आप में तर्कशीलता जो है होनी चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी लोग पढ़ते हैं उसमें सारे तो जॉब में नहीं लग जाते, उसमें से कुछ बिजनेसमैन भी निकलते हैं ना, कुछ उसमें से राजनीति में निकलते हैं, यानी डिफरेंट क्षेत्रों में निकलते हैं, कुछ उसमें से कलाकार निकलते हैं, कुछ जो है वो संगीत, कुछ खेल कूद में निकलते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की फील्डें हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अगर अपने बेटों को बोलूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तू भी डॉक्टर बन, दिस इज नॉट फेयर। मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने इंटरेस्ट से करें, क्योंकि जिसमें किसी बच्चे की या किसी की भी रुचि होती है और उस काम को करता है तो वो बड़ी लगन के साथ करता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। और हमें ऐसे बच्चों को तलाश करके उनको प्रेशर नहीं करके उनको पहचानना है, उनकी शिक्षा के लिए प्रयास करने हैं। अगर उनके लिए वो शिक्षा की सुविधाएं यहाँ नहीं है तो अगर वे गवर्नमेंट हमारी बनती है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि वो सुविधाएं यहाँ लेके आए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। अब देखने में आया कि हमारी जो आबादी है 18 से 35 साल की, जो लगभग 80% आबादी 18 से 35 के जो वर्ष है उसके बीच में ज़्यादा है। ज़्यादातर अपने रोजी रोटी के लिए लोग दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़। देखिए, सबसे पहली बात है कोई बताने वाला नहीं है कि आपने पढ़ाई के बाद करना क्या है, ठीक है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि देखिए 25 से 28 साल तो हमारे एजुकेशन में निकल जाते हैं मिनिमम, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं आप इसकी शादी कर दो। अब शादी भी करनी है तो किसकी करनी है? लड़की भी। तो देखिए, जब मैं अपना ही पेट नहीं पाल सकता हूँ तो मैं किसी दूसरी की लड़की का पेट कैसे पालूंगा, ठीक है। पिता को बोला सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब पिता को उसके पुत्र के नाम से पहचाना जाए, ठीक है। किसी अच्छे क्षेत्र में अगर उसने उपलब्धि प्राप्त की हो, अगर उसके पुत्र के, तो वो माँ बाप बड़े भाग्यशाली होते हैं। और वो पुत्र बड़े भाग्यशाली होते हैं कि जिनको ऐसा करने के लिए, उनको आगे ऊपर उठाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और वो मेहनत से सब कुछ उनका जो पूरा करते हैं, ठीक। और मैं एक चीज़ में और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लड़कियाँ हैं, लड़कियों के बारे में बोलना चाहूँगा कि लड़कियों को जो है ना, सिर्फ ये मत सोचिए कि उनकी शादी कर दी बस। हमारा फ़र्ज़ है उनको 10th +2 कराई, BSc कराई और हमने उनको शादी करके दूसरे घर में दे दिया। मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि लड़कियों को शिक्षित करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी होगी और जो लड़की शिक्षित होगी वो अपने परिवार के 10 सदस्यों को शिक्षित करती है।
अपने बच्चों को शिक्षित करती है। दूसरा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लड़की आत्मनिर्भर होनी चाहिए। देखिए, जब लड़की को हम यहाँ से शादी कर देते हैं उसकी, तो जब तक पति के माँ बाप बैठे हैं, ये बड़ी विचार करने वाली बात है, तब तक उस लड़के के नाम से कुछ नहीं होता। उस लड़के अगर वो नौकरी करता होगा तब तो वो अलग बात है, तो उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है कि उसमें लड़के के नाम कुछ नहीं होता। अगर उस लड़की के पति के साथ कुछ हो जाता है तो बंटवारे को लेकर के, पैसे के लेकर वो जो है वो घर में जो कलह होने शुरू हो जाती है। ऐसे में लड़की कहाँ जाए? मायके वालों में उसके भाइयों की शादी हो जाती है, बहनों की शादी हो जाती है। और यहाँ पर कहा भी गया है क्या कि लड़की जो ससुराल में अच्छी लगती है, उस लड़की के पास क्या रहता है। लेकिन अगर लड़की आत्मनिर्भर होगी, अगर काम करने होगी, कल से आगे जैसी मर्जी परिस्थितियाँ हो, कम से कम वो उसका मुकाबला तो कर लेगी, अपने परिवार को तो सेव, अपने बच्चों को तो सेव कर लेगी। तो इसलिए मैं पुरजोर के साथ हूँ कि नारी शिक्षा और स्वावलंबन नारियों के प्रति ये बहुत जरूरी है, और इस क्षेत्र में हमें बहुत कार्य करना है। ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि हमें ये बोलने की जरूरत ना पड़े कि हमारी पसंद का लड़का है या हमारी पसंद की लड़की है, उससे आप शादी करो। अरे जब वो शिक्षित हैं, वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो वो उनका अपना निर्णय होना चाहिए, वो अपना जीवन साथी। क्योंकि देखिए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और शादी का मतलब ये नहीं है कि इस खूंटे से लिया और दूसरे खूंटे में बांध दिया। तो उनमें विचारों की, जिस लड़की और लड़की का आपस में विचार मिलते हैं, तो उनके साथ उनका गठबंधन अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि उनमें, और देखिए लड़कियों और लड़कों में, देखो मैं एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जो बड़ी खास बात है, कि जो टाइम आपका एजुकेशन लेने का है, उस वक्त इन चीज़ों के बारे में ना सोचें। क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर होंगे, अगर आप कमा के दूसरों को खिलाने वाले होंगे, तो उसके बाद जो है, अगर आपका शादी हो जाती है तो आपका जीवन सुखमय होगा। लेकिन अगर हमारी जनरेशन जब पढ़ रही है और क्या कहते हैं, अभी तक एजुकेशन में ही है, और वो इस तरह के चक्कर में पड़ जाते हैं, या किसी नशे में पड़ जाते हैं, किसी तरह से किसी और व्यसनों में पड़ जाते हैं, तो उससे क्या कि उनका भविष्य भी खराब होगा, उनके माँ बाप भी दुखी होंगे। ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र हमें जो है वो उसमें कार्य करना पड़ेगा। और इसके बारे में मेरे पास, अगर हमारी सरकार आती है, तो मेरे पास एक मास्टर प्लान है कि नशा मुक्त प्रदेश हो जाए। यानी जिस तरह से आपने पीछे केसेस देखे हैं कि कई बार चिट्टा पकड़ा गया है, कहीं कुछ पकड़ा जा रहा है, शराब की जो बात है, मैं कहता हूँ बिना टैक्स के एक गाड़ी एंटर नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरा, नशा बिकेगा ही नहीं, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा यहाँ पर। जब आपके घर में कोई बुरा व्यक्ति को आप एंट्री नहीं करने देंगे, तो वहां पर बुरा विचार कैसे आएगा। तो जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि इसके लिए मेरे पास समय का सब थोड़ा कुछ सा अभाव है जी। अभी बातें तो बहुत हैं बोलने के लिए, हैं एक्चुअली, थोड़ा सा समय का अभाव होने के कारण हमारा जो अगले दिन की चर्चा रहेगी नशा पर रहेगी। जी जी। जो आज आप मिले, जो 18 से 35 साल के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, उसके बारे में चर्चा करी। और आपके जो पार्टी है उसके पास मास्टर प्लान है। मेरे इस चैनल में जितने भी मेरे सुनने वाले, देखने वाले हैं, उसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आम आदमी पार्टी का जो आगे जो दिशा होगी हिमाचल के लिए बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को आप वोट दें, सपोर्ट करें, ताकि मेरे इस दिव्य हिमाचल, देवभूमि हिमाचल, चाय नगरी पालमपुर में जो एमएलए की जो पोस्ट है, उसके लिए जो लोग फाइट करेंगे, कुछ लोग वोट डालेंगे, तो जांच परख कर, बिल्कुल पूरे हिमाचल में जितने भी प्रदेशवासी हैं वो जांच परख कर जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हिमाचल कर्जे से बाहर निकले, आत्मनिर्भर हो। 5 साल के बाद महाकुंभ आता है, इसका आप फायदा लें। आवाज़ हिमाचल से मैं ज्ञान सिंह पालपुरिया, जय हिंद। जय हिंद।